हाय दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं टेक बुल्लू। और मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ एक नया टॉपिक। एक बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक है। हो सकता है कई लोग इसके बारे में जानते हों, हो सकता है ना जानते हो। ये एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इट्स एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। और ये इमर्जिंग इसलिए भी है क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स, कहना चाहिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके के डेटा को इट कैन डील विद बिहेवियर्स। मतलब ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स तरीके की चीज़ों को सॉल्व करने का मादा रखती है। तो मैं बात कर रहा हूँ बिग डेटा की। व्हाट इज़ बिग डेटा? हो सकता है काफ़ी लोगों ने इसका नाम सुना हो, काफ़ी लोगों ने ना सुना हो। कई लोग हो सकता है जानते भी हों, कई लोग ना जानते हों। तो मैं इसको सिंपल टर्म्स में पेश करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि ये बेसिकली होता क्या है, व्हाट इट इज़ एक्चुअली। तो बिग डेटा एक ऐसा टर्म है जो कि दिया गया है काफ़ी ज़्यादा डेटा को। बेसिकली आपने देखा होगा, आपके पास पीसीज में पहले जो डेटा होता था वो किस में होता था, किस में स्टोर होता है? जीबीज़ में होता है, एमबीज़ में होता है, मेगाबाइट, गीगाबाइट। आजकल जो ड्राइव्स आती हैं वो आती हैं टेराबाइट्स में, क्योंकि आपका जो डेटा होता है, तो आपने देखा होगा दोस्तों कि पहले जो डेटा स्टोर होता था वो जीबीज़ में होता था। सबसे पहले पुराने ज़माने में डेटा एमबीज़ में स्टोर होता था, फिर जीबीज़ में वो निकला और अब वो टेराबाइट्स में स्टोर हो रहा है। लेकिन टेराबाइट्स में क्या स्टोर हो रहा है? आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, इमेजेस, वीडियोस, कहना चाहिए फाइल्स है, फोल्डर्स हैं। लोगों की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई है। सब कुछ जो है, जो भी डेटा आजकल फाइल्स में होता था वो अब सारा का सारा कंप्यूटर में जाने लगा है। तो वो टेराबाइट में ही नहीं, अगर आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं या फिर आप कहना चाहिए आपका खुद का बिजनेस है, कुछ भी है, तो जो भी डाटा आप स्टोर कर रहे हैं वो टेराबाइट ही नहीं, वो उससे भी ज़्यादा उसे स्टोरेज एरिया की ज़रूरत पड़ रही है। और वैसे वैसे स्टोरेज की हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले सबसे छोटा जो स्टोरेज का जो कहना चाहिए वो है क्या? बिट। फिर है निबल, फिर है बाइट, फिर है किलोबाइट, फिर है मेगाबाइट, फिर है गीगाबाइट। उसके बाद टेराबाइट आया। अब पेटाबाइट मांग रहे हैं लोग कि स्टोरेज दो, मुझे इतना स्टोर करना है। मैं अपने पीसी में, मेरे ये खुद ही 2 टेराबाइट की है, ये ऑब्वियसली भर नहीं पा रही। लेकिन जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर है, बैंक्स है, फाइनेंस का सेक्टर है, वहाँ पे तो डेली ट्रांजैक्शंस होती हैं। अब वो डेटा कहाँ जाता है? वो डेटा भी स्टोर होता है ऑब्वियसली, लेकिन उनको टेराबाइट की नहीं, उनको पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही सोशल मीडिया का डेटा, ऐसे ही ट्विटर का डेटा, इंस्टाग्राम का डेटा, और ये सारे डेटा कहाँ स्टोर हो रहे हैं? कहीं तो स्टोर हो रहे हैं। लेकिन ये जो स्टोरेज हो रही है, इसको आप काउंट करेंगे तो ये पेटाबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट से भी ज़्यादा में हो रही है। तो मतलब अगर आपको जो एरिया चाहिए, जो आपको जो स्पेस चाहिए, वो इससे भी ज़्यादा या इतना इक्वल चाहिए ताकि आप इतनी सारी चीज़ें एक साथ स्टोर कर पाएँ। अब क्या है कि जो डेटा स्टोर हो रहा है, हो सकता है वो लाइव हो, रनिंग हो, कि मतलब लगातार आता जा रहा है। जैसे फेसबुक का लगातार आ रहा है, लोग फ़ोटो वीडियो अपलोड कर रहे हैं, कुछ रिमार्क्स भेज रहे हैं, या ट्विटर में कुछ लगातार ट्वीट कर रहे हैं, फ़ोटोज़ इंस्टाग्राम में अपलोड कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या है कि एक जगह जाती हैं, वो सब हम लोग जहाँ भी भेजते हैं वो सब सर्वर पे भेजते हैं। सर्वर के बैकएंड में स्टोरेज लगी होती है। स्टोरेज क्या है? स्टोरेज वो एरिया होता है जहाँ पे ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं। जब हमें ज़रूरत है तो हम अपने अपने स्क्रीन पे तो हम देख रहे हैं कि हम वेब ब्राउज़र पे या फिर अपने डेस्कटॉप, लैपटॉप या पीसी पे या इंटरनेट ब्राउज़र पे उस पर क्लिक मारते हैं और उसे रीड करते हैं। बट एक्चुअल में कहाँ से रीड हो रही है? वो स्टोरेज से बैकएंड में रीड हो रही है। तो स्टोरेज कितना भी स्टोर कर सकती है, पेटाबाइट, एक्साबाइट, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है किस कंपनी की आप ले रहे हो, कितनी ज़्यादा स्टोरेज आप इकट्ठी कर रहे हैं। तो मेरा जो कहने का मेन रीज़न या मेन मुद्दा ये है कि ना कि आजकल स्टोरेज बढ़ती जा रही है, इतना डेटा बढ़ रहा है उसे, इसीलिए इस डेटा को नाम दिया गया है बिग डेटा। बिग डेटा मतलब योटाबाइट्स, जैसे जेटाबाइट्स, बहुत ही मिलियंस ऑफ डेटा आ रहा है हमारे पास, उसको हमने नाम दिया है बिग डेटा। ठीक है, अब अगले टॉपिक पे आते हैं। यूसेज क्या होता है बेसिकली डेटा का? डेटा का यूसेज हम क्या करते हैं? सिंपल यूसेज है भाई, मैंने फाइल अपनी कुछ राइट करा, अपने पीसी में डाला, अब मुझे रीड करना है उसको थोड़े दिन बाद, तो ये एक मेरा यूसेज है। ठीक है, तो मेन यूसेज अगर मैं इसको कहूँ तो किस तरीके से कहूँगा कि मैंने अपने डेटा को रखा, ठीक है, उसे क्यों रखा? प्रोसेस करने के लिए, कि मुझे आने वाले टाइम में उसे रीड करना है। ठीक है, और मुझे हो सकता है कि मैं कोई एक्सेल फाइल बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, तो एक्सेल फाइल में मैं कुछ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं प्रोसेसिंग कर रहा हूँ उस डेटा की,
और मुझे क्या है उस एक्सेल से कुछ, मैं अगर उससे पिवोट टेबल के थ्रू या फिर चार्ट के थ्रू अगर मैं कोई अच्छा सा चार्ट बना रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उससे कुछ रिजल्ट्स निकाल रहा हूँ, मीनिंगफुल रिजल्ट्स। ठीक है, मीनिंगफुल रिजल्ट्स निकालना हो ताकि मैं किसी को दिखा सकूं, अपने बॉस को, अपने सीईओ को, या फिर अपने आप ही अपनी जानकारी लेने के लिए मैं वो डेटा से रिजल्ट्स निकाल रहा हूँ। मैं डेटा को, पहली क्या चीज़ हुई, मैं डेटा को स्टोर कर रहा हूँ। दूसरी क्या चीज़ हुई, मैं डेटा को प्रोसेस कर रहा हूँ। प्रोसेस कर रहा हूँ, ये भी हो सकता है कि मान लो मैंने अपनी इमेजेस स्टोर करी, ठीक है, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जो इमेज स्टोर करी है उसको मैं ब्लैक एंड वाइट में चेंज कर रहा हूँ, उसका कलर मैं चेंज कर रहा हूँ उसको सैपिया में या नेगेटिव प्रिंट में कर रहा हूँ उसको, और उसको सेव कर रहा हूँ और दोबारा उसको रिपब्लिश कर रहा हूँ ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे। तो वो भी काम मैं क्या कर रहा हूँ, वो प्रोसेस कर रहा हूँ उसको। ठीक है, अब यही जो मेन काम होता है बिग डेटा। अगर आप सोचो काफ़ी ज़्यादा आपके पास डेटा है, बहुत सारी लाखों की तादाद में इमेजेस है, वीडियोज़ हैं, फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, आप उसको प्रोसेस करो तो आपको कितना टाइम लगेगा? इमेजिन इट, आपको कितना टाइम लगेगा? डेज। अगर आपके पास थोड़ा सा डेटा है तो आपको कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट, 2 मिनट। लेकिन अगर आपके पास मिलियंस ऑफ ये डेटा है तो आपको कितना टाइम लगेगा? डेज, ईयर्स लग सकते हैं। तो यही चीज़ है, इसीलिए इसको नाम दिया गया काफ़ी सारे डेटा को बिग डेटा। ठीक है, और इसको मैं क्या करता हूँ, मैं नॉर्मल डेटा को क्या करता हूँ, प्रोसेस करता हूँ और उससे कुछ ना कुछ रिजल्ट निकालता हूँ। ठीक है, वही काम अब मैं बिग डेटा मेरे पास है तो मैं उस डेटा को क्या करूँगा, प्रोसेस करूँगा, उससे रिजल्ट्स निकालूंगा। ठीक है, तो अब जैसे आप मानिए मैंने ये दिखा रखा है कि जो गीगाबाइट्स में आजकल जो डेटा होता है बेसिकली क्या होता है, वो सीक्वल का डेटा होता है, ओरेकल का डेटा होता है। आरडीबीएमएस मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका मतलब ये होता है कि मैं अपना जो डेटा मेरा रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्मेट में है, सीक्वल में, ओरेकल में, माई सीक्वल में, DB2 में, वो रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में है, लेकिन अब मैं कोई ना कोई उसमें रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहा हूँ। जैसे नेम है एक मेरा कॉलम, तो उसके अंदर सारे नेम होंगे। ठीक है, एक एज है तो उसके अंदर सारी एज होगी। अब मैं क्या फाइंड आउट कर रहा हूँ कि राजू, मान लो मेरा एक नेम है राजू, उसकी एज क्या है, 19 साल। ठीक है, तो अब मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ वो कौन कौन से लोग हैं जिनका नाम 19 साल है, जिनकी मेरा मतलब जिनकी एज 19 साल है, और उन लोगों के नाम निकाल के दो। तो वो क्या करा, मैंने प्रोसेस करा डेटा को। बट ये क्या है, बहुत ही थोड़ा सा डेटा है, तो ये RDBMS हम यूज़ करते हैं बेसिकली। रिलेशनल डेटाबेस जो होता है, जो डेटाबेस होता है उसका रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं और उससे प्रोसेस करके उससे रिजल्ट्स लेते हैं। तो ये काम जीबी तक तो ठीक था, अगर मेरे पास डेटाबेस है जीबी में, टेराबाइट में है तो ठीक है। टेराबाइट में भी लेकिन उससे ज़्यादा था तो उसको करने के लिए बहुत टाइम लगेगा ऑब्वियसली। लेकिन टेराबाइट्स में भी अगर मेरे पास काफ़ी टेराबाइट्स का डेटा है, ठीक है, तो उसके लिए टेरा डेटा सॉफ्टवेयर भी आता है जो यूज़ करा जाता है प्रोसेस करने के लिए, रिजल्ट्स निकालने के लिए और इजी वे में। लेकिन अगर मेरे पास पेटाबाइट्स, एक्साबाइट्स, योटाबाइट्स से भी ज़्यादा का डेटा, बहुत ज़्यादा डेटा है, उसके लिए जो आप कह सकते हैं एक सॉल्यूशन है वो है बिग डेटा का हडूप। बिग डेटा क्या, बहुत सारा डेटा, और उसको प्रोसेस करने के लिए, उससे रिजल्ट्स निकालने के लिए हडूप टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। ठीक है, अब RDBMS और बिग डेटा में मैंने जैसा कि बताया कि डिफरेंस क्या होता है। RDBMS एक स्ट्रक्चरल डेटा होता है, रोज एंड कॉलम्स में होता है स्टोर। ठीक है, और इसका फॉर्मेट क्या हो सकता है, एक्सेल भी हो सकती है फाइल, XML हो सकती है, सीक्वल की फाइल हो सकती है, LDF, MDF, और ओरेकल की फाइल हो सकती है, कुछ भी। ऐसे ही बिग डेटा होता है। बिग डेटा कुछ हो सकता है स्ट्रक्चर फॉर्मेट में हो मेरे पास, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्मेट में भी हो सकता है, बट मिलियंस ऑफ रोज हो, मिलियंस ऑफ कॉलम्स हो। ठीक है, ऐसी सेमी स्ट्रक्चरल डेटा है। ठीक है, आधा अधूरा डेटा है मेरे पास, मान लीजिए अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब आपके पास बहुत सारी लॉग फाइल्स हैं, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, टेक्स्ट फाइल हैं, मिलियंस ऑफ, बिलियंस ऑफ। ठीक है, तो उसको बिग डेटा कैसे स्टोर करा जाता है, उसका फॉर्मेट होता है HDFS फॉर्मेट में स्टोर करा जाता है। जबकि जो RDBMS वाला डेटा है वो आप एक्सेल में स्टोर कर सकते हो, LDF, MDF जो डेटाबेस की फाइल्स हैं उसमें कर सकते हो स्टोर, XML फाइल्स में स्टोर कर सकते हो। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है इसमें। अब अगर मैं अगला आता हूँ कि बिग डेटा को मैं क्लासीफाई कैसे करता हूँ। क्लासीफाई इसको मेनली 4 चीज़ों में करा जा सकता है। पहला है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब है कि काफ़ी सारा डेटा मेरे पास स्टैंड स्टिल पड़ा हुआ है, डेटा एट रेस्ट। मेरे पास बहुत सारा ऐसा डेटा है जो कि स्टैंड स्टिल पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल एक देता हूँ, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है
और वो काफ़ी स्टैंड स्टिल है, वो मूव नहीं हो रहा है कहीं, ठीक है। दूसरा होता है वेलोसिटी, डेटा इन मोशन। अब डेटा इन मोशन क्या होता है, अब मान लीजिए लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है मेरे इसकी मैचेस की, ठीक है, वो कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रही है, तो वो डेटा इन मोशन है। इसरो का या फिर नासा का कोई अगर रॉकेट भेजता है ऊपर, अब वो उससे डायरेक्ट वहाँ से लाइव फीड ले रहा है कैमरेज की, ठीक है। लाइव फीड मतलब कि वहाँ से डायरेक्ट पिक्चर्स मंगा रहा है, लाइव फीड ले रहा है उस चीज़ की, जो जो उसने कोऑर्डिनेट्स पे जा रहा है वो सारा का सारा वो वहाँ से भेज रहा है, यहाँ पे इकट्ठा कर रहा है। और वो कितने में आ रहा है, मिली सेकेंड्स में आ रहा है वो डेटा, ठीक है। मिली सेकेंड्स में स्ट्रीमिंग हो रही है आपके डेटा की, और वो आप लगातार मोशन में है, डेटा रुक नहीं रहा है, लगातार आपके पास आ रहा है, ठीक है। मिली सेकेंड्स में आपके पास डेटा आ रहा है। जैसे फेसबुक को मैं मान सकता हूँ एक तरीके से, क्योंकि फेसबुक पर लगातार जो है वीडियो इमेजेस अपलोड होती हैं, ट्विटर पे ट्वीट्स अपलोड होते हैं, और वो मिली सेकेंड्स में लगातार आ रहे होते हैं, तो वो वेलोसिटी का क्लासिफिकेशन है। अब वैरायटी है, वैरायटी क्या होता है कि स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में, अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है, कुछ भी डेटा, टेक्स्ट फाइल आ गई, लॉग फाइल आ गई, ठीक है। अब मल्टीमीडिया भी हो सकता है, इमेजेस, वीडियो, कुछ भी, तो ये वैरायटी ऑफ डेटा है। वेरासिटी क्या होगी, अगर कोई डाउट का डेटा, मान लो कि मैं आज 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ, ठीक है, कल मैं 6 किलोमीटर दौड़ता हूँ, अब मैं इसी चीज़ को एनालाइज करता हूँ पूरे साल भर, तो अगर मैं इसको एनालाइज करूँ कि मैं रोज़ इतने बजे निकल के इतनी देर दौड़ता था, 5 किलोमीटर, कभी 6 किलोमीटर, तो मैं एवरेज कितना दौड़ूंगा, मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये है। और आने वाले साल में मैं इस दिन, आने वाले साल में इतनी तारीख को, मतलब मैं फ्यूचर डिटरमाइन कर रहा हूँ, तो कितने टाइम से कितने टाइम तक दौड़ सकता हूँ, और कितनी मेरी वो होगी, कितनी स्ट्रेंथ होगी अगर मैं काफ़ी सारे पैरामीटर डाल दूँ। तो ये वेरासिटी है कि डाटा है, डाउट में है, अनसर्टेन है मेरे पास, आज क्या है मेरे पास, लेकिन मैं उससे फ्यूचर प्रिडिक्ट करना चाहता हूँ। इनकन्सिस्टेंट है, इनकम्प्लीट है, एम्बिगस है, मेरे पास कंप्लीट डेटा नहीं है। जैसे टाइम है, मैं आज इस टाइम पे ये एक्टिविटी हो रही है, अर्थक्वेक में अर्थक्वेक आ रहा है, ठीक है, अब कितने कितने टाइम बाद अर्थक्वेक आ रहा है, लेकिन मैं फ्यूचर उससे डिटरमाइन करना चाहता हूँ। तो वो वेरासिटी है कि आज मेरे पास तो डेटा आधा है, लेकिन मैं उस डाटा को कंप्लीट करना चाहता हूँ कल के रिगार्डिंग, कल के फ्यूचर के रिगार्डिंग। ऐसी अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास इतना डेटा है, मान लीजिए पाई की वैल्यू इतनी है, 3.14 है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 21st डिजिट को मेरी पाई की वैल्यू क्या होगी। मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, बिग डेटा इससे भी ज़्यादा काउंट करता है। तो ये एक वेरासिटी टाइप का डेटा है। अब डेटा को हैंडल कैसे करा जाता है, नॉर्मल डेटा का तो आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, वो सिंपल होता है साइज में, ठीक है, उसमें डिसीजन मेकिंग ईजिली होती है। मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल मुझे आई वांट टू गो टू बाज़ार, मुझे बाज़ार जाना है, ठीक है, मेरे पास रूट मुझे पता है क्या है, ठीक है, तो आप डिसीजन खुद ले सकते हो ना कि आपको रूट पता है, आप जा रहे हो, ठीक है। अब मुझे कहाँ जाना है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अमेरिका जाना है, यहाँ से पैदल जाना है, तो वो रूट कैसे डिटरमाइन होगा, वो रूट कौन डिटरमाइन करके देगा, कोई पीसी या सर्वर, उस पर पहला और लास्ट का एंड पॉइंट पता लगाया जाएगा, और वो पूरा का पूरा एंड पॉइंट रूट की मैं पैदल पैदल कैसे जा सकता हूँ वो बताएगा आपको निकाल के। तो वो एक काम बहुत ही बड़ा है, उसमें लगेगा टाइम। आजकल तो खैर सर्वर्स हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गए हैं, तो उससे निकाला जा सकता है। बट मैं एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये काम अगर बहुत ही, मान लीजिए मुझे मून तक पैदल जाना है, मैं एक आपको फेक चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो चीज़ें होती है ना, कि बहुत ही बड़ा डिसीज़न लेना किसी चीज़ के रिगार्डिंग, फ्यूचर के रिगार्डिंग, या फिर कुछ ऐसा डिसीज़न जो कि आपने देखा हो, बड़ी बड़ी सीईओज़ या सीटीओज़ जो होते हैं, वो आपके कुछ, आप उनको कुछ डाटा दिखाते हो, जो कंपनी के जो प्रोजेक्ट हैंडल करते हैं उनको कुछ डाटा दिखाते हैं, वो उस पर डिसीज़न लेते हैं। तो वो जो डेटा होता है उसको एनालाइज करा जाता है, उसको प्रोसेस करा जाता है। तो अगर वही डेटा बहुत ज़्यादा है तो उसको एनालाइज और प्रोसेस करना, और वो डेटा बड़ा ज़्यादा है उसको क्या बोलते हैं, बिग डेटा, उसको एनालाइज प्रोसेस करना, उससे कुछ डिसीजन मेकिंग निकालना, तो उसी को हम कहते हैं हैंडलिंग डेटा। हम कैसे हैंडल कर रहे हैं। अब जैसे जो नॉर्मल डेटा होता है उसको तो आप नॉर्मल प्रोसेस करके आपने आंसर निकाल दिया, पीसी में डाला आपने, 2 + 4 10 आ गया। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे को एक इसरो की एक बहुत बड़ी इक्वेशन मिल गई, या नासा की बहुत बड़ी इक्वेशन मिल गई, अब बहुत बड़ा लंबी कैलकुलेशन है जिसमें मिलियंस ऑफ 2s हैं, 3s हैं, 5s हैं, और 20-25 पन्नों का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही बड़ी इक्वेशन है।
तो वो कैसे निकलेगी? वो एक बहुत बड़ा बिग डाटा, उसको प्रोसेस करने में टाइम तो लगेगा ना। तो बिग डेटा क्या करता है, ऐसे बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस या बिहेवियर जो हैं उनको करने के लिए पैरेलल प्रोसेसिंग यूज़ करता है। नॉर्मल डेटा को आप प्रोसेस कैसे करोगे? नॉर्मल प्रोसेसिंग के थ्रू। बिग डेटा को आप कैसे प्रोसेस करोगे? पैरेलल प्रोसेसिंग के थ्रू। पैरेलल प्रोसेसिंग यानी कि आप मल्टीपल रिसोर्सेज यूज़ करके सेम डेटा को एक आंसर लेके आओगे आप। ठीक है, कि मैंने मल्टीपल रिसोर्सेज लगा दिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक घर को बनने में 20 दिन लगते हैं अगर एक आदमी बनाता है। अगर वही मैं यूज़ करूं 20 आदमी तो कितने दिन लगेंगे? एक दिन लगेगा ना उस घर को बनने में। तो यही चीज़ है यहाँ पे। बिग डेटा को ऐसे ही माना गया है। अगर आप उसमें पैरेलल प्रोसेसिंग, पैरेलली रिसोर्सेज बढ़ा दो, पैरेलली रिसोर्सेज बढ़ा के आप उस टाइम को कम कर सकते हो, राइट। और वो डेटा जल्दी एनालाइज होगा, आपको जल्दी डिसाइसिव पावर देगा, आपको डिसीजन मेकिंग पावर देगा उस समय। तो ये है, इसको ऐसे हैंडल करा जाता है। अगला आते हैं स्टोरेज कंपोनेंट और प्रोसेसिंग। अब जो बिग डेटा होता है उसको स्टोर करने का एक तकनीक होती है। ऐसे नॉर्मल किसी भी फाइल को आप स्टोर करते हो, कैसे स्टोर करते हो? टेक्स्ट फाइल में, XML में, SQL का LDF है, MDF है, ठीक है। अब ये जो बिग डेटा होता है इसको फाइल करने के लिए एक फाइल सिस्टम ईजाद करा गया जिसे नाम दिया गया HDFS। फुल फॉर्म होती है हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। और ये मेनली एक स्टोरेज कंपोनेंट है। मतलब मेरी जो स्टोरेज है उसमें जो भी बहुत सारा मिलियंस ऑफ डेटा स्टोर है वो HDFS नाम के फाइल सिस्टम में स्टोर है। ठीक है, ये एक फाइल सिस्टम है। अब मैं बताता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि टेक्स्ट फाइल, LDF, MDF ये तो फाइल्स के फॉर्मेट है, लेकिन एक्चुअल में जब आप स्टोर करते हो किसी पीसी में तो एक फाइल सिस्टम होता है कि नहीं, FAT32, NTFS, आप उसमें स्टोर करते हो ना। ऐसे ही FAT32 हो गया। अब लाइनक्स में ext3, ext2 होता है। वैसे ही हडूप को किसी स्टोरेज में स्टोर करते हैं तो उसका फाइल सिस्टम क्या होता है? हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। और इस डेटा को प्रोसेस कैसे करा जाता है? प्रोसेस करना, उस डेटा से बिजनेस लॉजिक क्या आंसर है वो निकालना, वो करा जाता है। उस चीज़ को पर्टिकुलर को वो बोलते हैं हम मैप रिड्यूस। ये एक बिग डेटा का कंपोनेंट है मैप रिड्यूस। ये क्या करता है? प्रोसेसिंग का काम करता है। और स्टोर, जहाँ पे स्टोर हो रहा है जिस फाइल सिस्टम पे, वो होता है HDFS। तो ये है। अब जो आर्किटेक्चर होता है, जो पुराना डेटा था उसको हम कैसे रखते थे? क्लाइंट सर्वर फॉर्म में। भाई मैंने बैठा हुआ हूँ, ATM है, मान लीजिए ATM मशीन है। ATM एक क्लाइंट है और जो उसका डाटा, जो ट्रांजैक्शन जितनी भी हो रही है कहाँ जाके स्टोर हो रहा है? किसी डेटाबेस सर्वर पे। तो वो क्या है? सर्वर है। तो अब सर्वर तो एक ही है और मेरी ATM मशीनें कई सारी है। मैं क्लेमेंट टर्म्स में बता रहा हूँ। तो इस तरीके से कौन सा आर्किटेक्चर हुआ? क्लाइंट सर्वर। लेकिन तो बिग डेटा कैसे रखा जाता है? वो यूज़ करता है बेसिकली मास्टर स्लेव का आर्किटेक्चर। मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर मैं बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था घर का, ठीक है। अब घर मेरा क्या है? वो एक तरीके से मास्टर है। मैं क्लेमेंट टर्म्स में बता रहा हूँ। और मेरे पास जितने मजदूर हैं वो क्या है? स्लेव्स हैं। काम कौन कर रहा है? स्लेव्स काम कर रहे हैं। प्रोसेस कौन कर रहा है? स्लेव्स। लेकिन मेरा जो एक्चुअल जो तैयार हो रहा है वो घर तैयार हो रहा है, तो वो मेरा मास्टर है। इसी चीज़ को मैं ऐसे भी मान सकता हूँ कि एक मेरा बहुत बड़ा काम है, ठीक है, उसको मैंने डिफरेंट यूनिट्स में बांट दिया और हर यूनिट एक एक बंदे को दे दिया। तो अब मेरे जितने भी बंदे हैं वो सारे स्लेव हैं और जो मेरा मेन काम था वो एक तरीके से मास्टर है। तो मैं एक ये लेमन टर्म्स में बता रहा हूँ कि ये मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर के फ्रॉम में काम करता है। अब मास्टर मेरा क्या हो सकता है कि बहुत बड़ा मेरा डेटा हो सकता है, बिग डेटा। लेकिन जो सारे के सारे जो काम कर रहे हैं यूनिट्स, या जो कहना चाहिए जो भी प्रोसेस, हर प्रोसेस जो काम कर रहा है वो मेरा स्लेव है। तो ये क्या हो गया? मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर। मेन कंपोनेंट्स बिग डेटा के क्या होते हैं? पहला तो मैंने आपको बताया HDFS हो गया, स्टोरेज का जो फॉर्मेट होता है जिसमें डेटा रखा जाता है। डिजिटल डेटा आप कह सकते हैं। डिजिटल डेटा इसलिए कि इमेजेस हो सकती हैं और आपका वीडियोस, टेक्स्ट फाइल, लॉग फाइल्स, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। लेकिन फिजिकल चीज़ें नहीं हो सकती। आप पेन नहीं रख सकते, तो इसलिए इसे डिजिटल डेटा बोला गया है। MR है, MR मैप रिड्यूस। वो क्या करता है? बेसिकली बिजनेस लॉजिक राइट करता है, प्रोसेस करता है डाटा को और उससे बिजनेस लॉजिक, आप बिजनेस लॉजिक आप कुछ राइट करोगे
तभी तो आप प्रोसेस कर पाओगे उसको, और फिर उससे जो डिसीज़न निकलेगा वही आपके लिए वैल्यूएबल है। ये लेकिन मैप रिड्यूस किस चीज़ में राइट करता है, ये कोर जावा में ही राइट कर सकता है। अब क्या होता है स्कूप। स्कूप आप एक तरीके से एक कंपोनेंट है, आप इसके थ्रू क्या कर सकते हो, जो आपके पास सीक्वल का डेटा पड़ा है, माई सीक्वल का ओरेकल का डेटा पड़ा है, कोई भी सीक्वल का डेटा पड़ा है, स्ट्रक्चर्ड कोई भी क्वेरी लैंग्वेज का डेटा पड़ा है, उसे आप इंपोर्ट कर सकते हो हडूप में। सेम वे आप हडूप से डाटा एक्सपोर्ट करके इसमें ला सकते हो सीक्वल में। तो ये स्कूप इसका काम करता है। हाइव क्या है, एक बहुत बड़ा डेटा वेयर हाउस है, यहाँ पे आप खूब सारा डेटा रख सकते हो, इसके बाद में डिस्कस करेंगे। एच बेस है एक, जिसमें कोई सीक्वल का कोई कंपोनेंट नहीं होता, नॉर्मल कोई भी डाटा हो सकता है, इमेज फाइल ये वो कुछ भी, इमेजेस है, वीडियोज़ है, कुछ भी हो सकता है। ऊजी क्या है, वर्क फ्लो है, कि भाई वर्क फ्लो एक बेसिक तरीके से आप समझिए कि अब मुझे जाना है बाज़ार से सब्जी लेने, ठीक है, तो पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं तैयार हूँगा। तैयार होने के बाद क्या करूँगा मैं, उसके बाद तैयार होने के बाद मैं पैसे देखूँगा पर्स में, पैसे अपनी जेब में रखूँगा, बाइक उठाऊँगा, बाइक उठा के जाऊँगा सब्जी वाले के पास, उससे सब्जी लूँगा। तो एक पूरा वर्क फ्लो बन गया कि नहीं बन गया, कि भाई मैं तैयार हुआ, पैसे देखे, पैसे रखे जेब में, उसके बाद मैंने बाइक उठाई, बाइक लेके सब्जी वाले के पास गया, उसे पैसे दिए और सब्जी ले ली। तो ये पूरा एक वर्क फ्लो बन गया। अगर मैं इसमें कोई भी स्टेप मिस करता हूँ तो क्या मैं सब्जी ले पाऊँगा, नहीं ले पाऊँगा। फॉर एग्जांपल मैं उठा, तैयार हुआ, उसके बाद मैंने पर्स लेना और पैसे रखना भूल गया, मैं सीधे चला गया बाइक उठा के सब्जी वाले के, क्या मैं ले पाऊँगा सब्जी, नहीं ले पाऊँगा। तो ये एक वर्क फ्लो है। अब कोई भी काम, जैसे मैंने मान लीजिए कोई फाइल बनाई, ठीक है, अब फाइल को मेरे को मैनेजर से अप्रूवल करवाना है कि भाई आप रिव्यू कर दीजिए और इसको अप्रूव कर दिए, ताकि ये फाइल जो है पूरे जो मेरे कलीग्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करी जा सके। अब इस चीज़ को आप वर्क फ्लो बना दें कि मतलब भाई कंपोनेंट मैंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर दिया, मैंने उसमें फाइल अपलोड कर दी बना के, ठीक है। अब मेरे पास दो मैनेजर हैं, एक तो मेरा कलीग है, और मैनेजर नहीं, आप मान लीजिए एक मेरा टीम लीड है और एक है मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर। मुझे दोनों से अप्रूव करानी है फाइल, तभी जाके वो पब्लिश हो पाएगी, मैं बाकी लोगों को कंपनी में बांट पाऊंगा। तो मैंने एक वर्कफ्लो का नाम का एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया, एक ऐसा सॉफ्टवेयर मैंने बना दिया जो ये काम करता है कि भाई पहले फाइल उसके पास जाती है, एक ईमेल नोटिफिकेशन जाएगा, उसके बाद उसने फाइल पढ़ी, अप्रूव कर दी, ठीक है। उसके बाद उसने फाइल अगर देखा उसमें कोई कमियाँ, उसने वापस मुझे भेज दी, मैंने कमियाँ ठीक करके वापस भेजी, उसने अप्रूव करी, फिर उसने बड़े मैनेजर को भेज दी, उसने साइन कर दी और वो पब्लिश भी हो गई। तो ये एक टाइप का वर्क फ्लो है, आपका काम फ्लो में हो रहा है, ठीक है। ये है। अब फ्लूम है, फ्लूम का मतलब होता है कंटिन्यूस स्ट्रीमिंग डाटा, मतलब कि जैसे ट्विटर पे आप लगातार ट्वीट डाल रहे हैं, फ़ोटोज़ डाल रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं, GIF फॉर्मेट में आप वीडियोस डाल रहे हैं, फेसबुक का उस पर भी आप यही काम कर रहे हैं, तो कंटिन्यूस जो स्ट्रीमिंग डाटा होता है उसे फ्लूम बोलते हैं। तो एक क्या होता है, एक ये भी सिमिलर टाइप ऑफ एक पहले से ही डिफाइंड एक कंपोनेंट होता है जो प्रोसेस करता है डेटा को मैप रिड्यूस की तरह। लेकिन ये क्या होता है, इसमें मैप रिड्यूस में तो आप लिखते हो, क्वेरी लिख रहे हो आप, लेकिन पे क्या प्री डिफाइंड मेरे पास एक चीज़ मुझे मिल गई, मैंने उसमें लगाई और मेरा जो है डेटा जो है प्रोसेस हो गया और मुझे बिजनेस लॉजिक मिल गया। किस में लगाई मैंने, बिग डेटा में लगाई। तो ये है पिग। चलिए आते हैं अगले नेक्स्ट सेक्शन पे। अब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। हडूप अपाचे ने बनाया है। अपाचे है एक कंपनी, आप मान लीजिए है एक कंपनी, अपाचे एक कंपनी है, उसने हडूप बनाया है। और हडूप जो है ओपन सोर्स है, तो कोई भी यूज़ कर सकता है। ऐसे ही जो माइक्रोसॉफ्ट का जो बिग डेटा की टेक्नोलॉजी है उसे कॉस्मोस कहा जाता है, और वो इवन दे आर यूजिंग इन बिंग, जो बिंग इनका सर्च इंजन है उसमें यूज़ कर रहे हैं। ऐसे ही अपाचे ने एक नई बिग डेटा की टेक्नोलॉजी निकाली है, स्पार्क, जो कि अभी यूज़ में नहीं है इतनी, लेकिन वो अभी भी POC में है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में है, वो उसने निकाली हुई है हडूप के बाद। जो स्काला है, स्काला एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज प्रिपेयर करी है उसने, जो स्पार्क में यूज़ होती है। और मेन बात यह है कि हडूप जो है केवल लाइनक्स पे यूज़ होता है, और ये डेवलप करा गया है जावा में, ठीक है। मेन यूसेज क्या है बिग डेटा के, कोई पैटर्न एनालाइज करना एनालिटिक्स में, किसी का बिहेवियर डिटरमाइन करना लोगों का, कि बैंकिंग में, फाइनेंस में, सोशल मीडिया में यूज़ होता है। मैं इसके आपको एक दो इम्पॉर्टेंट यूसेज बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल पैटर्न एनालाइज करने का मतलब है, जैसे मान लीजिए इसरो ने PSLV का रॉकेट छोड़ा हवा में, ठीक है।
लेकिन अब क्या वो सही कोऑर्डिनेट्स पे जा रहा है, सही कक्षा में जा रहा है, सही ऑर्बिट में घूम रहा है? वो पैटर्न पूरा कि मैंने इस एंगल पे छोड़ा और वो सही कक्षा में घूमेगा, इतनी उसकी स्पीड होगी, ठीक है, इतना थ्रस्ट होगा, इतनी स्पीड होगी और इतने एंगल पे वो जाएगा, ठीक है, ताकि वो ऑर्बिट में स्टैब्लिश हो पाए, मेरी सैटेलाइट कह सकते हैं आप। तो वो एक पैटर्न है डिटरमाइन करना, ठीक है। अब होता है एनालिटिक्स। एनालिटिक्स का मतलब है, मान लीजिए मेरे पास बहुत सारा डाटा पड़ा है। फॉर एग्जांपल मेरे पास पड़ा हुआ है एक मैं रिसेंट एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि आपके पास बहुत सारी बैंक की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं कहीं पे, बहुत सारी, लाखों में, करोड़ों में, लेकिन आपने बिग डेटा से क्या फाइंड आउट करा कि भाई वो एक ट्रांजैक्शन ऐसी हो रही है जो 20-20 हज़ार रुपये की हो रही है और डेली बेसिस पे हो रही है, और वो यहाँ से यहीं हो रही है, सोर्स ये और डेस्टिनेशन ये है, और क्यों हो रही है? तो इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि कहीं वो कोई टेररिस्ट तो नहीं है। जहाँ पे वो ट्रांजैक्शन हो रही है, लगातार हो रही है, और वो भी लिमिट से कम वाले पे हो रही है, क्या पता वो ब्लैक मनी भेजा जा रहा हो। मैं एक सिंपल एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसे आप गलत वे में मत समझिएगा, कहीं वो ब्लैक मनी तो नहीं भेजा जा रहा। तो ये एक एनालिटिक्स हो रही है। ये एनालिटिक्स से आप पता लगा सकते हैं कैसे? आपने डेटा लिया, आपने डेटा सारा प्रोसेस करा और उससे कुछ ग्राफ्स एंड चार्ट्स बना लिए। फॉर एग्जांपल इसमें एक और है कि मान लीजिए हर महीने मेरे 20 बंदे छोड़ के जा रहे हैं कंपनी को और 50 बंदे ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि ना कि इस चीज़ को मैं एनालाइज करता हूँ बिग डेटा के थ्रू। बहुत बड़ी कंपनी है मेरी, 10-20 बंदे रोज़ जाते रहते हैं, 20-25 आते रहते हैं। मैं एक तरीका बता रहा हूँ सिंपल, तो मैंने एनालाइज करा, उससे ग्राफ निकाल लिया, तो इतने बंदे आते हैं, इतने बंदे जाते हैं, तो आज से 50 साल बाद मेरी कंपनी में कितने बंदे होंगे। तो इसको कहते हैं एनालिटिक्स। आपने सिंपल वे में कुछ चार्ट्स की मदद से कुछ डेटा को ऐसे आपने एनालाइज करा, आपने ऐसे प्रोसेस करा, पाई चार्ट बनाया, आपने ये बनाया, वो बनाया, और उससे आपने कुछ मीनिंगफुल डेटा बना लिया, ठीक है। तो उसे एनालिटिक्स कहते हैं। अंडरस्टैंड बिहेवियर ऑफ पीपल। इसमें क्या है कि ना कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है, आज बीमार है, ठीक है, उसके अंदर कुछ सिम्टम्स आते हैं। फॉर एग्जांपल वो सुबह 9 बजे उठता है, उसका बीपी बढ़ता है, 10 बजे थोड़ा वो टहलता है, उसका बीपी और बढ़ता है, 11 बजे वो लेटता है, उसका बीपी कम हो जाता है, ठीक है। इस डेटा को मेडिकल कंपनी या मेडिकल जो भी रिसर्च कर रही है वो डेली बेसिस पे इकट्ठा करते जा रही है, ठीक है। अब क्या होता है, ये सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा वो कई सारे लोगों से इकट्ठा करती हैं। अब मान लीजिए ये ऐसे बंदे हैं जिनका डिजीज़ का कुछ पता नहीं, ठीक है। तो अब क्या है, जो कंपनी है एट द एंड ऑफ द डे और ईयर कहना चाहिए, कुछ टाइम बाद इतने लोगों का इन्होंने डेटा इकट्ठा कर लिया, बिग डेटा के थ्रू, बिग डेटा टेक्नोलॉजी यूज़ करने के थ्रू उस डेटा को प्रोसेस करती हैं और उससे कुछ कॉमन पॉइंट्स निकालती हैं कि ये सारे बंदों में ये चीज़ कॉमन थी कि इस समय इनका बीपी इतना था, इस समय इनकी शुगर इतनी थी। इसका मतलब मुझे एक नए डिजीज़ का पता लग गया, और जिस भी बंदे को कोई नया डिजीज़ है, ठीक है, तो वो ये सिम्टम्स देख के बता सकता है कि इस बंदे को यही वाला डिजीज़ था। तो ये बिहेवियर जो है लोगों का, ये पता करना। ऐसे ही फॉर एग्जांपल एक और रियल लाइफ इंडस्ट्री का ये यूसेज है कि मान लीजिए आप फेसबुक पे आप डेली डेटा अपलोड करते हैं, ठीक है, आपने डेली एड अपलोड करा। आपने क्या किया कि आज आप सैड हैं, आपने लिख दिया भाई आई एम फीलिंग सैड फेसबुक पे। कल आपने लिख दिया कि ना कि आई एम फीलिंग एक्साइटेड। अब ये आपका जो पैटर्न है, ये फेसबुक वाले इन्होंने लिया और डिसाइड करा कि भाई ये इस दिन सैड रहता है, इस दिन ये रहता है। फीलिंग सैड किस दिन रहता है, इसके कुछ साथ कुछ बुरा हुआ। और अच्छा किस दिन रहता है, इसका बर्थडे है। तो फेसबुक वालों ने क्या किया, अगले साल उसी दिन सेम, चाहे आपने डाला हो ना डाला हो कमेंट कि भाई मैं फीलिंग अच्छा कर रहा हूँ अपनी बर्थडे वाले दिन, उन्होंने कुछ लिख के भेज दिया, मतलब साइड में ऐड डाल दिए कि भाई टुडे इज़ योर बर्थडे, प्लीज़ परचेज दिस। आप तो एक्साइट हो गए ना, आपको लगा कि इन्हें कैसे पता लगा कि भाई आज मेरा बर्थडे है। तो ये एक एनालाइजेशन जो बैकग्राउंड में चलता है। आप देखते होंगे कि एड्स आते हैं बहुत सारे, आप देख रहे हैं कुछ और ब्राउज़र पे, आपने पहले प्रिंटर देखा 5 दिन पहले, और वही प्रिंटर का ऐड आपके सामने 5 दिन बाद आ रहा है। तो ये जो पीछे एनालिटिक्स चल रही है, ये काम भी बिग डेटा के थ्रू फेसबुक और ट्विटर यूज़ करके करते हैं। ये जो बिग डेटा है ये बैंकिंग में भी यूज़ होता है, फाइनेंस में भी, और सोशल मीडिया में भी यूज़ होता है। तो ये काफ़ी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। आशा करता हूँ आपको मेरी जो ये वीडियो है ये पसंद आई होगी।
आपको जैसी भी मेरी वीडियो लगे प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। अगर कोई अच्छे बुरे जैसे भी कमेंट्स हैं प्लीज़ कमेंट करिएगा, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं। आप लोगों को सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को अपनी चीज़ें टेक्नोलॉजी समझा सकूं। थैंक यू।